विटामिन हैं ना। अब यहाँ से वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है उनको पढ़ेंगे। तो वाटर सोल्यूबल में कौन कौन सी आती हैं? विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी आती हैं। तो बी में इसको बी ग्रुप ऑफ विटामिन इसलिए कहते हैं कि इसकी कई सब टाइप्स हैं, बहुत सारी हैं। बी 1 है, बी 2 है, 3 है, 5 6 9 12। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, बस विटामिन का नाम, क्या उसकी डिफिशियंसी है, क्या उसका सोर्स है और कितना उसकी जरूरत पड़ती है, इतना ही इसमें जानना है। और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट अगर कभी आया भी तो यही पूछा जा सकता है कि इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है ना। तो जो पहली है इसमें, वो है थायमीन। थायमीन मतलब विटामिन बी 1, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और ज्यादातर इसकी जो जरूरत पड़ती है, अक्सर बी ग्रुप की जितने भी विटामिन है, इनकी ज्यादातर जो जरूरत होती है या जिनका फंक्शन जो मेन होता है, फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके ऑक्सीडेशन के लिए जरूरत पड़ती है बी ग्रुप की विटामिन की ना। इसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अरे आवाज नहीं आ कार्बोहाइड्रेट, रही है। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जा रही है कि नहीं। आप लोगों की तो आ रही है मेरी तरफ। हमें आपकी नहीं आ रही है आवाज। बिल्कुल नहीं आ रही किसी को भी? अब आ जी रही आ है। रही है आवाज। आ रही है ना? आ रही है सर। ठीक है, थायमीन जो है यानी विटामिन बी 1, इट इज अ वाटर soluble विटामिन। और इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके यूटिलाइजेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज जो थायमीन है, थायमीन जो है, बहुत सारे ऐसे को एंजाइम्स हैं जो जैसे कि एक ट्रांसकीटोलेज है, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए थायमीन पायरोफॉस्फेट, एक कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज की, इसकी जरूरत पड़ती है ना। यानी कि यूं कह ले कि ग्लूकोज के डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए भी थायमीन की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पायरुविक एसिड साइकिल चल रही है पूरी, वहां पे अगर थायमीन की डिफिशियंसी है, किसकी डिफिशियंसी? थायमीन की। थायमीन की अगर डिफिशियंसी है तो वो जो साइकिल है, ऑक्सीडेशन की जो पूरी साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड है, उसका एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है। इनका एक्युमुलेशन कहाँ पे होगा ना? टिश्यूज में, बॉडी फ्लूइड्स में। अगर लैक्टिक एसिडोसिस होती है, लैक्टिक एसिडोसिस किस कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी लैक्टिक एसिडोसिस होती है? कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस होती है? यानी मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मसल क्रैम्स आना शुरू हो जाता है नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद, है ना। एक्सरसाइज अगर बहुत ज्यादा कोई कर रहा है तो उसकी मसल्स में टेम्परेरी लैक्टिक एसिड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो अगर यहाँ पे थायमीन की डिफिशियंसी है, थायमीन की डिफिशियंसी है, यानी ट्रांसकीटोलेज जो एक एंजाइम है, इसको ये एक्टिवेट नहीं कर पाता है, तो जो पूरा पायरुविक एसिड साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाता है, और पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड्स में इनका एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इससे फर्दर जो है इसके क्रैम्प्स या पेन, मस्कुलर पेन, ये सारी कंडीशंस यहाँ पे मिलती है। थायमीन का सोर्स क्या है? देखिए, वाटर सoluble विटामिन की एक खास बात क्या है, ज्यादातर आप देखेंगे एक दो विटामिन को छोड़ के ना, जो हमारे नॉर्मल डेली के फूड आइटम्स हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, सब इसके सोर्स हैं। और थायमीन का जो जितने भी नेचुरल फूड हैं, अब चाहे वेज हो नॉन वेज हो, सब में थोड़ा बहुत जरूर थायमीन मिलती है। तो यूजुअली जो है थायमीन की डिफिशियंसी होती नहीं है। जैसे हम डेली के हमारे फूड आइटम्स में क्या है ना, होल ग्रेन सीरियल्स, व्हीट, ग्राम, है ना, पल्सेस हैं, नट्स हैं, इसके अलावा मीट, फिश, एग्स, वेजिटेबल्स, जितने भी हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट में सब में थायमीन मिलता है। तो यूजुअली इसकी डाइटरी डिफिशियंसी नहीं होती, वो रेयरली होती है ना।
थायमीन का जो सबसे अच्छा सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स जो है थायमीन का, वो वीट है, गेहूं। होल व्हीट जो है ये रिचेस्ट सोर्स है थायमीन का। 0.5 ग्राम मिलता है इसमें, अराउंड 0.5, 0.45, 0.45 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ व्हीट। ये इसका इतना कंटेंट है व्हीट में। चलो राइस है, चावल ना, बंगाल ग्राम, चना, आलमंड्स, ग्राउंड नट, मिल्क, 10 10 एग्स, मटन, लीवर शीप ना, शीप का लीवर जो आता है, इन सब में थोड़ा बहुत थायमीन मिलते हैं। ये इसके सोर्सेज है। रिचेस्ट सोर्स जो इसका है होल व्हीट, 0.45 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इसमें कंटेंट होता है थायमीन का। अब थायमीन की एक खास बात क्या है, थायमीन को आप कोई भी फूड आइटम्स ले रहे हैं, अगर आपने उसको एक्सेसिव वॉशिंग कर दी, बहुत ज्यादा धुल दिया ना, बहुत ज्यादा हमने उसको धुल दिया, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, साथ में ये क्या है कि ये लॉस हो जाता है। जितना ज्यादा आप धुलेंगे उतना ही ज्यादा ये वॉशिंग का जो प्रोसेस है, जैसे सबसे ज्यादा किस चीज को वॉश किया जाता है ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन? राइस, चावल को ना, चावल को कई बार धुला जाता है ना। तो चावल की खास बात, बेचारा परेशान है। एक तो जितनी बार आप इसको मिलिंग कराते हैं ना, चावल पहले क्या होती है, राइस की मिलिंग होती है, यानी जिसको हम पॉलिशिंग कहते हैं। बहुत व्हाइट मिल रहा है चावल ना, वो पॉलिशिंग होके आता है, मिलिंग हो रही है उसकी। तो वहां पे एक तो थायमीन का लॉस हो रहा है ऑलरेडी ड्यूरिंग मिलिंग, मिलिंग के जरिए थायमीन का लॉस हो रहा है। उसके बाद घर में आया तो उसको फर्दर 3-4 बार और धुला गया, उसको बॉयल करने से पहले 3-4 बार और धुल दिया गया, तो और थायमीन का लॉस हो जाता है। सबसे ज्यादा लॉस जो होता है वो राइस में होता है थायमीन का। तो इसलिए कहा जाता है कि जब चावल को, एक तो अंडर मिल्ड राइस यूज किया जाए, बहुत ज्यादा हाई पॉलिश्ड राइस को यूज ना किया जाए, और दूसरे पार बॉइलिंग की जाए चावलों की, राइस को पार बॉयल। पार बॉयल में ये होता है कि पहले वाटर में सोक किया जाता है, फिर अंडर स्टीम जो है उसको बॉयल करते हैं अंडर स्टीम, तो इसको पार बॉइलिंग कहते हैं। इससे जो थायमीन कंटेंट जो होता है वो इसमें मेंटेन रहता है, बहुत ज्यादा थायमीन का लॉस नहीं होता है ना। थायमीन लॉस, एक तो सबसे ज्यादा जो लॉस होता है राइस में होता है ड्यूरिंग मिलिंग, ड्यूरिंग मिलिंग। मिलिंग के प्रोसेस से थायमीन का लॉस हुआ। दूसरे वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए जैसे ही इसको वॉशिंग किया जाए, मतलब धुलते हैं आप लोग, है ना, चावल को जितनी बार धुला जाएगा उतना ही ज्यादा इसका थायमीन जो है, थायमीन कंटेंट जो है वो लॉस होता चला जाएगा। तो इसलिए लोगों को एडवाइस किया जाता है कि हाईली पॉलिश्ड राइस को अवॉइड किया जाए। बहुत ज्यादा जो व्हाइट राइस आते हैं बहुत चमकते हुए, समझिए उसमें थायमीन कंटेंट ना के बराबर है। दूसरे फिर इनको बहुत ज्यादा धुला ना जाए, कई बार इनको धुला ना जाए, बल्कि और इसको यूज करने का एक तरीका ये भी है कि इसको पार बॉईल करके यूज किया जाए, या पार बॉइल्ड राइस आता है ऑलरेडी, पार बॉइल्ड राइस आता है, अंडर मिल्ड राइस भी उसी को कहते हैं, यानी बहुत हाईली पॉलिश्ड राइस ना हो। दूसरी चीज, जो बेकिंग सोडा का यूज होता है, जितने भी फूड स्टफ्स में बेकिंग सोडा का यूज होता है, ये भी थायमीन को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे टोस्ट वगैरह में बेकिंग सोडा लगता है नॉर्मली, तो यहाँ से थायमीन का कंटेंट खत्म हो जाता है जैसे ही बेकिंग सोडा का इसमें यूज किया जाता है ना। और वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में थायमीन है, तो उसको भी वही सेम प्रोसेस है कि जितनी बार हम धुलेंगे उसका थायमीन कंटेंट जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से थायमीन का लॉस होता है। तो अक्सर जिक्र आता है थायमीन के लास्ट में कि पार बॉइलिंग से क्या चीज है जिसको हम बचा सकते हैं। तो पार बॉइलिंग से हम थायमीन कंटेंट को, उसके लॉस को हम रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। पार बॉइलिंग राइस के उसमें आता है। तो हाईएस्ट कंटेंट जो होता है वो व्हीट में होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है राइस, उसमें 0.21 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, राइस में 0.21 मिलीग्राम जो है थायमीन होता है। तो थायमीन के लॉस को रोकने के लिए ये दो चीज कही जाती है, एक तो हाईली पॉलिश्ड राइस को ना यूज किया बल्कि अंडर मिल्ड राइस को यूज किया जाए, और पार बॉइल्ड राइस को यूज किया जाए, और फर्दर जो है हाउस होल्ड में
इसको बार बार फ्रिक्वेंटली इसको वॉश ना किया जाए। तो ये थायमीन लॉस था। अब देखिए डिफिशियंसी इसकी दो बहुत कॉमन डिफिशियंसी है। एक तो बेरीबेरी का नाम याद रखिएगा, थायमीन की डिफिशियंसी से बेरीबेरी, दूसरी वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी है ना, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी है बेरीबेरी। अब बेरीबेरी जो है ये तीन तरीके से होती है, तीन इसके मेन फॉर्म है बेरीबेरी के, ड्राई, वेट एंड इन्फेंटाइल। जो ड्राई बेरीबेरी होती है बेसिकली इसमें जो है ना इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, या जो इन्वॉल्वमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया गया है। तो ड्राई बेरीबेरी में नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। अफेक्टेड नर्व में पेन मिलेगा, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन मिलता है। तो ये सारी कंडीशन ड्राई यानी नर्व इन्वॉल्वमेंट, ड्राई बेरीबेरी में नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको पेरिफेरल न्यूराइटिस हम कहते हैं। ठीक है, ये ड्राई बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी में क्या होता है, इसमें जो है कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी हार्ट फेलियर के जितने भी सिम्टम्स है, एग्जर्शनल डिस्निया है, चेस्ट पेन है, पाल्पिटेशंस है, इसके अलावा जो है फ्लूइड एक्युमुलेशन, लोअर लिम्ब में पिटिंग एडिमा, ये सारी कंडीशन अगर मिल रही है तो ये जो है कार्डियक, ड्यू टू कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, और इसको हम वेट बेरीबेरी कहते हैं। क्या कहेंगे, वेट बेरीबेरी, यानी हार्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रहा है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। थर्ड जो है इन्फेंटाइल बेरीबेरी। इन्फेंटाइल बेरीबेरी जो होती है ये बच्चों को होती है, लेकिन इसका जो सोर्स है, सोर्स जो होता है वो यहाँ से होता है। यानी कोई ऐसी मदर जो ऑलरेडी थायमीन डिफिशियंट है, जिसके अंदर थायमीन की डिफिशियंसी है, और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है अपने बच्चे को, तो उसके बच्चे में जो बेरीबेरी डेवलप होगी उसको हम कहेंगे इन्फेंटाइल बेरीबेरी। थायमीन डिफिशियंट मदर है, कोई मदर है लैक्टेटिंग मदर जिसमें थायमीन की डिफिशियंसी ऑलरेडी है, और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चे में जो अब थायमीन की डिफिशियंसी डेवलप होगी उसको हम कहेंगे इन्फेंटाइल बेरीबेरी। इन्फेंटाइल बेरीबेरी है ना। तो इसमें बेसिकली जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स यहाँ पे भी मिलते हैं। बच्चा जो है बहुत ज्यादा एजिटेटेड होगा, बहुत ज्यादा क्राई करेगा, रिफ्यूज टू फीडिंग है ना, फीडिंग को रिफ्यूज करेगा, परसिस्टेंट वोमिटिंग, ये सारे फीचर्स इसमें पाए जाते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, जिसको हम इन्फेंटाइल बेरीबेरी कहते हैं। अब एक थर्ड कंडीशन और वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी को आप दो जगह पढ़ेंगे, एक तो अल्कोहल एब्यूज में पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल एब्यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक जिनका है, वहां पे जो कंडीशन डेवलप होती है उसको भी हम वर्निक्स इंसेफेलोपैथी पैथी कहते हैं। और यहाँ पे थायमीन की डिफिशियंसी सेम है, दोनों कंडीशन सेम है। अल्कोहल जो है एक लिंक है इसमें, अल्कोहल जो है एक बीच की लिंक है जो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी करता है। अब वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होती कैसे है, अल्कोहलिक्स है, अल्कोहल बहुत ज्यादा एब्यूज कर रहे हैं। अब ये जो थायमीन है, थायमीन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, डोडनम से होता है। थायमीन का एब्जॉर्प्शन डोडनम से होता है। अब बार बार कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो अल्कोहल क्या करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को डोडनम में, इसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है, इंटरफेयर कर देता है। तो थायमीन का एब्जॉर्ब, थायमीन तो मिल रहा है, रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो उसकी वजह से फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, जिसको वर्निक्स एंसेफेलोपैथी कहते हैं। इसमें ज्यादातर जो है, ज्यादातर जैसे पॉलीन्यूराइटिस है, अटेक्सिया है, मेंटल डिटोरिएशन है, ये सारे फीचर्स इसमें पाए जाते हैं ना। और दूसरी कंडीशन एक और है जहाँ पे वर्निक्स इंसेफेलोपैथी मिलती है, अक्सर उन लोगों में मिलती है जो कई कई दिनों तक फास्टिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग फास्टिंग। प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, इनमें भी कभी कभी वर्निक्स इंसेफेलो मिलती है, लेकिन कॉमन किसमें, अल्कोहलिक्स में। अल्कोहलिक्स में वर्निक्स इंसेफेलोपैथी कॉमन है। वो क्या करता है, सिर्फ थायमीन के एब्जॉर्प्शन को ये इंटरफेयर कर देता है डोडनम से। तो इसलिए ये दो कंडीशन, दो डिफिशियंसी कंडीशन है जो थायमीन की डिफिशियंसी से डेवलप होती है, बेरीबेरी एंड वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। ठीक। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, सॉरी,
थायमीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? इसकी एडल्ट में थायमीन की जो होती है 1.2 मिलीग्राम पर डे। पर एडल्ट मेल 1.2 मिलीग्राम पर डे इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। फीमेल्स में 1 मिलीग्राम है। फीमेल्स में 1 मिलीग्राम पर डे ना, नॉर्मल जो वर्क करने वाले हैं उनके में। अब फर्दर जो है प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा और ऐड हो जाती है, लैक्टेशन के दौरान। और प्रेगनेंसी में 0.2 मिलीग्राम एक्स्ट्रा एंड लैक्टेशन में 0.3 मिलीग्राम ये ऐड ऑन हो जाती है और एक्स्ट्रा इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है थायमीन। भाई ये राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन मतलब B2। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 ना। अब इसका जो मेन रोल है, सबसे मेन रोल या फंडामेंटल रोल करिए या इसेंशियल रोल जो है इन सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, किसमें है? सेल्यूलर ऑक्सीडेशन में। जो म्यूकोक्यूटेनियस स्ट्रक्चर है, जो म्यूकस से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, जो क्यूटेनियस आप कह लीजिए ना, तो वहां पे इनकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है, यानी वियर एंड टियर को ये रोकता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स के। दूसरे बहुत सारी एंजाइम्स हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जिनमें ये एज ए को फैक्टर काम करता है। राइबोफ्लेविन एज ए को फैक्टर फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म ये काम करता है। अब जब ये को फैक्टर का काम करता है तो एक चीज है, ग्लूटाथियन का नाम सबने सुना होगा ना? एक एंजाइम होती है ग्लूटाथियन रिडक्टेज। ग्लूटाथियन को एंटी एजिंग भी बोलते हैं ना, ये एंटी एजिंग फैक्टर भी है। और ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है ग्लूटाथियन का, फेस वॉश में अक्सर इसका यूज होता है। ग्लूटाथियन रिडक्टेज जो एंजाइम है, इसके ये इसका को फैक्टर है। जो राइबोफ्लेविन है ये ग्लूटाथियन रिडक्टेज का को फैक्टर है। और इसकी जो ग्लूटाथियन की एक्टिविटी है ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। इसकी एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी। दूसरे राइबोफ्लेविन की और कहाँ पे जरूरत पड़ती है? अदर विटामिन जो बॉडी में बन रही है, विटामिन B6, नियासिन, विटामिन के, B6, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी राइबोफ्लेविन की जरूरत पड़ती है। अगर राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी है तो विटामिन के, नियासिन या B6 इनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो इनकी भी डिफिशियंसी जो है वो हो जाती है अगर राइबोफ्लेविन डिफिशियंट है तो राइबोफ्लेविन जो सेलुलर ऑक्सीडेशन में काम करता है, ग्लूटाथियन रिडक्टेज का क्या है? को फैक्टर है। ग्लूटाथियन को फर्दर जो है ये रिड्यूस करता है ग्लूटाथियन में, जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है, जिसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। फर्दर जो है इसकी जरूरत पड़ती है विटामिन के, नियासिन, B6 के मेटाबॉलिज्म में। तो अगर राइबोफ्लेविन डिफिशियंट है तो ये जो इन विटामिन आपके सामने हैं, इनकी भी डिफिशियंसी कहीं ना कहीं हो जाए, क्योंकि इनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, है ना? सोर्स क्या है इसका? कहाँ कहाँ ये मिलते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, है ना, लीवर, किडनीज, ये इसके रिचेस्ट सोर्स है, सब में अच्छा खासा ये पाया जाता है। अब जर्मिनेशन, अगर जैसे पल्सेस की हम बात करें, इसमें एक प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का। कहते हैं कि पल्सेस को जर्मिनेट करके जो है उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है ऑन जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन से राइबोफ्लेविन कंटेंट जो होता है, जो पल्सेस का या सीरियल्स का, राइबोफ्लेविन कंटेंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। राइबोफ्लेविन कंटेंट इंक्रीज कर जाता है ऑन जर्मिनेशन। जो पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, इनको जर्मिनेट करा के अगर यूज किया जाए तो इसमें राइबोफ्लेविन के जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यानी जो अराउंड माउथ जो है फिशरिंग बहुत ज्यादा होती है, क्रैक्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं,
वो एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसी के साथ साथ जो है और दूसरे फीचर्स हैं ना, लाइक ग्लोसाइटिस है, किलोसिस है, ये सारी कंडीशन जो डेवलप हो जाती है, लेकिन इसकी जो मेन डिफिशियंसी कंडीशन है वो एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस ना। अब इसमें एक चीज आपने पढ़ी थी कि फर्दर अलग अलग विटामिन के मेटाबॉलिज्म के लिए राइबोफ्लेविन की जरूरत पड़ती है। तो कभी भी राइबोफ्लेविन अकेले डिफिशियंट नहीं होगा, राइबोफ्लेविन जो है वो अकेले डिफिशियंट नहीं होता, बल्कि दो चार विटामिन को लेके जाता है, मतलब साथ में उनकी भी डिफिशियंसी होती है। तो हमेशा ये मानते हैं कि ये मल्टी विटामिन डिफिशियंसी सिंड्रोम का एक पार्ट है। राइबोफ्लेविन डिफिशियंट है तो नियसिन और विटामिन बी6 भी डिफिशियंट होगा उस पर्सन में, ये मान के चलते हैं। इसकी मेन डिफिशियंसी जो डिजीज है दैट इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस है। रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे इसकी 0.6 मिलीग्राम पर किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आइए थर्ड, नियसिन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन अगर कोई है बी ग्रुप में तो वो नियसिन है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे क्वेश्चन आ भी सकता है ना। नियसिन कौन सी विटामिन है? B6। कौन सी? B3। B3 है, B6 नहीं है ना, B3 है नियसिन। अब देखिए नियसिन जो है एक ऐसी विटामिन है जो कई सारी डिफिशियंसी कंडीशन काज करती है, और उसमें से एक स्पेसिफिक है आपका फ्लेग्रा। पहले नियसिन के बारे में थोड़ा सा देखिए। नियसिन जैसे मैंने बताया कि विटामिन बी ग्रुप की जितनी भी विटामिन होती हैं, ज्यादातर का जो मेन रोल होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म में होता है। तो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए इसका मेन रोल है। दूसरे, नियसिन डिफिशियंट किस में होता है? नियसिन जो है डिफिशियंट किस में होता है, किन लोगों में? एक कहानी है। तो ये अभी हमने लिमिटिंग अमाइनो एसिड की बात पढ़ी थी, तो वहां पे मेज में कौन सी लिमिटिंग अमाइनो एसिड थी? मेज में जो लिमिटिंग अमीनो एसिड थी, ट्रिप्टोफैन। यार दो दो दिन में भूल जाते हैं आप लोग, है ना। तो मेज में लिमिटिंग अमीनो एसिड क्या थी? ट्रिप्टोफैन थी। और ट्रिप्टोफैन इज ए प्रिकर्सर ऑफ नियसिन। अब बाकी अदर विटामिन से और इसमें जो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि नियसिन तभी बनेगा जब ट्रिप्टोफैन होगा। बॉडी में अगर ट्रिप्टोफैन मौजूद है तभी नियसिन जो है वो बनेगा। ऐसे बनता है 60 मिलीग्राम आपको ट्रिप्टोफैन चाहिए, तो इसका जो कन्वर्जन होता है 1 मिलीग्राम नियसिन में, है ना। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन चाहिए 1 मिलीग्राम नियसिन में। तो अब बताइए नियसिन की डिफिशियंसी किन लोगों में होगी? जो लोग एक्सेस मेज कंज्यूम करते हैं, जिनकी डाइट में मेज एक इसेंशियल डाइट है, बहुत ज्यादा जो लोग मेज को कंज्यूम करते हैं। इसके दो रीजन होते हैं इसकी डिफिशियंसी के। नंबर एक कि मेज में लिमिटिंग अमीनो यानी ट्रिप्टोफैन है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि मेज में ट्रिप्टोफैन है ही नहीं। सेकेंड चीज क्या है, मेज में एक अमाइनो एसिड ल्यूसीन, ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, ल्यूसीन। और ये ल्यूसीन जो है, मान लीजिए अदर और बहुत सारे डाइटरी सोर्स है जहां से ट्रिप्टोफैन मिल जाएगा बॉडी में, लेकिन ल्यूसीन क्या करता है, ये ट्रिप्टोफैन के कन्वर्जन को ही रोक देता है। ट्रिप्टोफैन के कन्वर्जन को, यानी ट्रिप्टोफैन जो कन्वर्ट होना चाहिए था नियसिन में, उसके कन्वर्जन को ये ल्यूसीन रोक देता है। तो मेज क्या करता है, दो तरीके से ये इफेक्ट डालता है। मेज यानी भुट्टा, दो, एक तो ट्रिप्टोफैन है ही नहीं इसके अंदर, पहली कंडीशन। दूसरी, इसके अंदर ल्यूसीन बहुत ज्यादा है। ल्यूसीन क्या करती है, और जो ट्रिप्टोफैन है बॉडी में उसके कन्वर्जन को ही रोक देती है। फर्दर जो है, और इसने क्या किया, कंडीशन को एग्रीवेट कर दिया, और इसने कंडीशन को एग्रीवेट कर दिया। तो दो तरीके से, एक तो ट्रिप्टोफैन नहीं है, दूसरे इसमें ल्यूसीन बहुत ज्यादा होती है जो ट्रिप्टोफैन के कन्वर्जन को इंटरफेयर कर देती है, रोक देती है। और आपको पता है कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन चाहिए 1 मिलीग्राम नियसिन बनने में, है ना। तो यहाँ से डिफिशियंसी सबसे ज्यादा, अगर नियसिन की डिफिशियंसी कहीं पे राइज होती है तो जो मेज ईटिंग पॉपुलेशन है
जो बहुत ज्यादा मेज, जिनकी डाइट में ही मेज शामिल है, भुट्टा, उन लोगों में नियसिन की डिफिशियंसी होती है। अब नियसिन की डिफिशियंसी से क्या होता है? पेलेग्रा, ना, ये एक डिजीज है, पेलेग्रा अकर्स ड्यू टू विटामिन बी 3, यानी नियसिन की डिफिशियंसी से होता है। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं पेलेग्रा में। एक बहुत खास बात यह है कि जो जिन लोगों को नियसिन की डिफिशियंसी होती है, पेलेग्रा हो चुका है, तो उनके आप देखेंगे जो एक्सपोज पार्ट है, जो सनलाइट से एक्सपोज, स्पेशली जो नेक है, गर्दन वाला जो हिस्सा है, वहां पे एक अलग से पिगमेंटेशन बन जाता है। एक यूं कह लीजिए कि, है ना, ये जो केजल गर्दन वाला पार्ट है, यहाँ पे एक पूरा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जिसको कैसल्स नेकलेस कहते हैं। कैसल्स नेकलेस कहते हैं। उनकी जो अराउंड द नेक हाइपर पिगमेंटेड एरिया एक बन जाता है, फेस और नेक, खासतौर से जो सनलाइट से एक्सपोज पार्ट है ना। इसके अलावा नियसिन की अगर डिफिशियंसी है तो बहुत ज्यादा जो है मेंटली जो है इफेक्ट डालता है, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, डेलीरियम, ये सारी कंडीशंस मिलती है ना। डर्मेटाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, उसी का एक पार्ट है ये जो हाइपर केरेटिक पार्ट है, या यूं कह लीजिए कि जो एक्सपोज पार्ट है, जहाँ पे डर्मेटाइटिस वाला ही फीचर है ये कैसल्स नेकलेस जो है। स्किन रैश है, एज ए पिगमेंटेड एंड स्केली इन एरियाज एक्सपोज टू सनलाइट, स्पेशली नेक, जहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, कैसल्स नेकलेस के नाम से इसको जाना जाता है ना। पेलेग्रा कॉमन किस में है? अभी मैंने बताया था, खास तौर से जो लोग मेज या ज्वार बहुत ज्यादा जो लोग कंज्यूम करते हैं, ऐसी पॉपुलेशन में पेलेग्रा जो है ये कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि इनके अंदर जो है वो ट्रिप्टोफैन नहीं होता है ना, ट्रिप्टोफैन नहीं होता। अब देखिए इसमें 4 डीज लिखा है कि पेलेग्रा की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पेलेग्रा की यानी नियसिन डिफिशियंसी की, उसमें 4 डी से हम इसको डिनोट करते हैं। आप जो सारी बुक्स अभी पढ़ेंगे तैयारी की, उसमें हो सकता है 3 डी लिख के दिया हो, 3 डीज, है ना। 3 डीज में ये वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा ना। डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस, ज्यादातर जगहों पे यही चीज मिलती है। पेलेग्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 डीज, एंड दैट इज डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में यही कैसल्स नेकलेस वाला पार्ट है। डेथ, जब ये एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर किसी को डायरिया हो गया, या अगर बहुत ज्यादा उसका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो अल्टीमेटली जो है वो डेथ होती है। और ये 4 डीज जो दिया है, एक बहुत सबसे अच्छी बुक कह लीजिए, मेडिसिन की सबसे अच्छी बुक कौन सी है, रेफरेंस बुक, जिसको बाइबल ऑफ मेडिसिन हम बोलते हैं, हैरिसन। हैरिसन। हैरिसन प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन में 4 डीज लिख के दिया हुआ है ना। तो 4 डीज सही है, कोई मसला नहीं ना। तो उसमें ऐसे लिखा है कि द पेलेग्रा, या यू कह लीजिए कि नियसिन डिफिशियंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 डीज, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस लीडिंग टू डेथ। तो 4 डीज जो है वो पेलेग्रा के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ से देखिए, इसमें मेज में जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड क्या था, ट्रिप्टोफैन था। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि मेज में ही एक अमाइनो एसिड की बहुत ज्यादा एक्सेस होती है, दैट इज ल्यूसीन। और ये ल्यूसीन क्या करता है, ट्रिप्टोफैन के कन्वर्जन को इंटरफेयर करता है, ट्रिप्टोफैन को नियसिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है। और ये जो है ये कैसल्स नेकलेस, इस तरीके की आपको हाइपर पिगमेंटेड रैश जो है वो राउंड द नेक, जो एक्सपोज पार्ट है वहां पे मिलता है, जिसको हम कैसल्स नेकलेस कहते हैं, और सीन इन द डिफिशियंसी ऑफ नियसिन या विटामिन बी 3 की डिफिशियंसी में ये पाया जाता है। डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है नियसिन की? एडल्ट पॉपुलेशन में 6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट है, 6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, एडल्ट्स के लिए, नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट्स के लिए नियसिन। तो नियसिन एक अलग विटामिन इस वजह से बन जाती है, एक तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स जो है वो थोड़ी सी अलग है, दूसरे इसके कन्वर्जन के लिए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड चाहिए, और वो अमाइनो एसिड क्या है, ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन से ही नियसिन जो है वो कन्वर्ट होके बनती है। ठीक है, ये क्लियर है ना? फिर मत गलत करिएगा। मेज की लिमिटिंग अमाइनो एसिड जो है वो ट्रिप्टोफैन है,
और उसमें जो है ल्यूसीन एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है, जो ट्रिप्टोफैन के कन्वर्जन को रोक देता है, इंटरफेयर कर देता है फर्दर, जो वो नियसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते। भाई ये पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन कौन सी विटामिन होगी? B4। B6। 4 नहीं होता, B6। 4 नहीं होता है ना। B1, B2, B3, B5, B6, इसके बाद B9 एंड B12, इतना ही बी सीरीज की विटामिन होती हैं। तो पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 को कहते हैं ना। 3 फॉर्म में ये मिलता है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्साल और पायरिडॉक्सामाइन, ये 3 फॉर्म में होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि वही प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म। ज्यादातर जो बी ग्रुप की विटामिन है उनका एक ही रोल है। और इनका देखिए जो सोर्स है, इनके जो सोर्स हैं, मिल्क, लीवर, मीट, एग yolk, फिश, होल ग्रेन सीरियल्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे जो है इसके सोर्स हैं, रिचेस्ट सोर्स में ये सारे आते हैं। डिफिशियंसी पायरिडॉक्सिन की, अगर डिफिशियंसी किसी को हो रही है तो उससे एक स्पेसिफिक फीचर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी नर्व को ये अफेक्ट करता है। अब पेरिफेरल न्यूराइटिस के कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो बहुत आसान से सिम्टम है, याद करने बहुत। एक तो अफेक्टेड जो नर्व होगी पेरिफेरी में जा रही है, तो आमतौर से अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब की हम बात करेंगे। तो पेरिफेरल है तो लोअर लिम्ब अपर लिम्ब में पेन हो सकता है अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्व, जो भी नर्व रूट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जिस एरिया को, वहां पे आपको पेन मिलेगा। नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन मिलता है ना, प्रिकिंग नेचर का पेन होता है, वहां पे बार बार वो कहेगा कोई चीज ऐसे रेंगती हुई सी लगती है। और सुन की वो शिकायत है, ये एरिया जो है वो सुन है जिसको हम नम कहते हैं ना, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, ये जो है पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये इसकी डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी डिसऑर्डर है ड्यू टू पायरिडॉक्सिन, पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है। अब यहाँ पे विटामिन B6 के बारे में एक चीज जान लीजिए कि अगर कोई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले रहा है, एटीटी अगर किसी को चल रही है, तो इसमें एक ड्रग है आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड जिसको आईएनएच से हम डिनोट करते हैं। तो आइसोनियाजिड क्या है, एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और ये एक एंटागोनिस्ट है किसका, पायरिडॉक्सिन का। इट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ पायरिडॉक्सिन। तो अगर किसी को आइसोनियाजिड चल रही है तो उसके अंदर जो ये पेरिफेरल न्यूराइटिस के फीचर्स मिल सकते हैं ड्यू टू, क्योंकि ये पायरिडॉक्सिन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, ये उसका एंटागोनिस्ट है। तो अगर किसी को एटीटी चल रही है और आईएनएच अभी चल रहा है, तो उनको अलग से पायरिडॉक्सिन का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। हम पायरिडॉक्सिन का सप्लीमेंटेशन देते हैं 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। जब तक उसकी आइसोनियाजिड चल रही होगी हम उसको पायरिडॉक्सिन 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उसको अलग से सप्लीमेंट करते रहते हैं, ताकि जो है पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी ना होने पाए। सेकेंड चीज, अभी हमने पढ़ा था एक विटामिन ऐसी है जो कई और विटामिन को मतलब अफेक्ट कर सकती है अगर उसकी डिफिशियंसी हो तो। मल्टीपल विटामिन डिफिशियंसी सिंड्रोम का पार्ट कौन सा था? ह्यूमस। विटामिन B2 है ना, राइबोफ्लेविन। तो अगर राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी है, किसकी, राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी है, तो वो पायरिडॉक्सिन के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेगी। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी यानी B2 की अगर डिफिशियंसी है तो वो B6 के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेगी, हो सकता है B6 की भी डिफिशियंसी वहां पे मिल जाए। रिक्वायरमेंट इसकी एज सच कुछ नहीं दिया है, ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल एडल्ट्स में इसकी जो 2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट है। और ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जो है 0.5 मिलीग्राम जो है वो ऐड ऑन कर दी जाती है, यानी ओवरऑल जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन 2.5 मिलीग्राम पर डे, ये इसकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल एडल्ट्स में जो रिक्वायरमेंट है 2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट है।
क्योंकि आइसोनियाजिड जो एंटागोनिस्ट है उसको पायरिडॉक्सिन को यूटिलाइज नहीं होने देता, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता, तो ऐसी कंडीशन में जो है अलग से 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से सप्लीमेंट किया जाता है जब तक आइसोनियाजिड थेरेपी चल रही होती है। पेंटोथेनिक एसिड देखिएगा, पेंटोथेनिक एसिड कौन सी है? विटामिन आई। B5 है ना, B5 पेंटोथेनिक एसिड। एज सच पेंटोथेनिक एसिड की कोई खास जो है डिफिशियंसी नहीं होती है, एज सच कुछ नहीं मिलता। ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो अलग से और दूसरी विटामिन जिनमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, चाहे वो बेरिबेरी ले लीजिए या पेरिफेरल न्यूराइटिस ले लीजिए, वैसे ही फीचर्स यहाँ पे भी मिलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी में भी मिलते हैं। तो B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड ना, इसका जो सबसे मेन रोल है, पेंटोथेनिक एसिड का सबसे मेन रोल जो है वो ये बायोसिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स। कार्टिकोस्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में पेंटोथेनिक का जो मेन रोल है दैट इज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स। तो अब बताइए कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ना देके कि पेंटोथेनिक एसिड या B5 जो है वो किस उसका किसकी सिंथेसिस ये करता है, बल्कि ये अगर एक क्वेश्चन ये कहते हैं कि पेंटोथेनिक एसिड या B5 है ना हैज मेन रोल। अब मेन रोल इन है ना, उसका मेन रोल है कहाँ पे हो सकता है? अब ये बताइए मिनरलो कार्टिको सॉरी कार्टिकोस्टेरॉइड्स और मिनरल क्या उसको बोलते हैं, एड्रेनल कार्टेक्स से जो रिलीज होता है। मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। हाँ ये है ना, तो इसका जो मेन रोल होगा कहाँ पे होगा? अब मैंने बता ही दिया, एड्रेनल कार्टेक्स पे होगा ना, तो एड्रेनल कार्टिकल फंक्शन पे इसका सबसे मेन रोल होगा, या यूं कह लीजिए एड्रेनल कार्टेक्स पे, वहीं से ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स की सिंथेसिस जो है वो होती है पेंटोथेनिक एसिड की। इसका फंक्शन क्या क्या है? एक तो ये लीवर फंक्शन में हेल्प करता है, एड्रिनल कार्टिकल फंक्शंस है कार्डियक फंक्शंस में, और इसी से रिलेटेड जो है ये बायोसिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स, यहाँ पे इसका ये मेन रोल है पेंटोथेनिक एसिड का। और हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड है, अगर 100 ml ह्यूमन ब्लड है तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छी खासे अमाउंट में 18 to 35 मिलीग्राम पेंटोथेनिक एसिड होता है नॉर्मली। और पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी से क्या होता है? एक नाम होगा, एक सिंड्रोम होगा, कॉमन सबने सुना होगा, बर्निंग फीट सिंड्रोम या बर्निंग सोल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं ना? ये इसकी डिफिशियंसी है, पेंटोथेनिक एसिड या B5 की डिफिशियंसी से बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, यानी न्यूराइटिस वाले तमाम फीचर्स इसमें मिलते हैं। बस खास बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये पैरों में ही होता है, और स्पेशली जो है सोल्स में होता है, सोल्स में। इसको कहा जाता है बर्निंग सोल सिंड्रोम या बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। रिक्वायरमेंट पेंटोथेनिक एसिड की कितनी है? 10 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट है ना। और जितने भी फूड आइटम्स हैं सब में, जो डाइटरी इंटेक का हम डेली जो भी फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं ऑलमोस्ट सब में पेंटोथेनिक एसिड मौजूद होता है। तो यूजुअली जो है इसकी डिफिशियंसी नहीं होती, अगर मान लीजिए किसी वजह से डिफिशियंसी हो रही है तो उसमें ये बर्निंग फीट सिंड्रोम मिलता है, ये इसकी डिफिशियंसी का फीचर, स्पेसिफिक फीचर। अब विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड, जिसको हम फोलेट कहते हैं, फोलासिन कहते हैं, और ये जो फोलिक एसिड जो नाम है ये थेराप्यूटिक प्रिपरेशन है। थेराप्यूटिक प्रिपरेशन है विटामिन B9 या फोलिक एसिड। ओरिजिनल नेम जो इसका है वो है फोलेट, फोलेट है। लेकिन टिपिकली जब हम किसी को सप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे जो नाम है वो फोलिक एसिड का है, विटामिन B9 के लिए यूज होता है ना। थेराप्यूटिक प्रिपरेशन इसका नाम है फोलिक एसिड, ओरिजिनल नेम जो इसका है फोलेट है। अब फोलेट जो है दो तरीके से मिलता है, एक तो फ्री फोलेट, दूसरे बाउंड फॉर्म में।
और जो फोलिक एसिड का जो मेन फंक्शन है वो ये फ्री फोलेट यही पूरा करता है ना। फ्री फोलेट जो है यही जो है फोलिक एसिड का जो फंक्शन है इसी को यही काम करता है। आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और खासतौर से इसका एब्जॉर्प्शन फ्री फोलेट का कहाँ से होता है? प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मेन फंक्शन क्या है ना? फोलिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है? दो बहुत मेन इसका फंक्शन है। एक तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड दूसरा मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ये दो इसके फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो अगर न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस कर रहा है तो क्या चीज बना रहा है? क्रोमोसोम में क्या होता है ना? एंड ब्लड सेल के मैचुरेशन में। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग इतना बड़ा काम कर रहा है, तो अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी कॉमनली होती है तो क्या मिलता है हमें? एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी मैचुरेशन नहीं होता ना, ब्लड सेल्स का जब मैचुरेशन नहीं होता तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिलती है ना। तो न्यूक्लिक एसिड यानी क्रोमोसोम के सिंथेसिस में ये वर्क करता है, दूसरे ब्लड सेल्स को ये मैच्योर करता है, फोलिक एसिड या B9। अब इसका जो नाम है फोलिक एसिड, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है फोलिया। फोलिया के माने होता है लीफ, और इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ना। जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो इसके रिचेस्ट सोर्सेज में से एक है। फोलिया वहीं से ये वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसके माने लीफ होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वहीं से इसका सोर्स है। बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें बहुत अच्छे अमाउंट में फोलिक एसिड मिलता है। लीवर है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, मिल्क, फ्रूट, सीरियल सब में मिलता है। अब इसकी जो डिफिशियंसी हो रही है कॉमनली जो है वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। सबसे कॉमन डिफिशियंसी जो है वो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्यों? क्योंकि ब्लड सेल्स को ये मैच्योर कर रहा है, ब्लड सेल्स को ये मैच्योर कर रहा होता है। और अगर नहीं है तो इमेच्योर ब्लड सेल्स होंगी तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगी। फर्दर ग्लासाइटिस, किलोसिस या जीआईटी डिस्टर्बेंस है, ये हमने देखा था कि राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी में भी ये चीज पाई जा रही थी। तो ये बहुत स्पेसिफिक फीचर्स नहीं है, सबसे स्पेसिफिक डिफिशियंसी जो इसकी होती है वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की होती है। दूसरे जो ये फोलिक एसिड होता है, ये हीट अगर किसी को बहुत ज्यादा मतलब कोई ऐसा भी प्रोडक्ट है जिसको बहुत ज्यादा हीट आप कर दीजिए तो वहां से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अक्सर फोलेट डिफिशियंसी उन बच्चों में भी पाई गई जिनके मिल्क फूड्स थे वो हीट स्टेरिलाइजेशन के जरिए जो है वो स्टेरिलाइज किए जाते हैं, तो पास्चराइज जो किया जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर पास्चर मिल्क कोई यूज कर रहा है तो हो सकता है कि उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए या फोलेट की डिफिशियंसी वहां पे भी पाई, क्योंकि ये जो है हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती है विटामिन B9 या फोलिक एसिड। अब जैसे ब्लड न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस ये कर रहा था, क्रोमोसोम बना रहा था, तो आप देखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड को सप्लीमेंट किया जाता है। ये मैंडेटरी है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन किया ही जाए। किसके लिए? प्रोफाइलेक्टिक मीजर्स के लिए। क्योंकि जो न्यूबॉर्न होते हैं या जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग फीटस कहिए आप, अगर वहां पे फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो रही है तो कौन सी डिजीज होती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब हाँ, डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी जो होती है वो डेवलपिंग फीटस में हो जाती है। तो इसलिए फोलिक एसिड का अलग से सप्लीमेंटेशन एज ए प्रोफाइलेक्टिक मीजर जो है ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी ना, शुरू से फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लास्ट ट्राइमेस्टर तक फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वो किया जाता है। स्पेसिफिक डिफिशियंसी क्या? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ना? और इसकी सबसे ज्यादा डिफिशियंसी कब ऑब्जर्व की जाती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इस वक्त बढ़ी हुई होती हैं और तभी इसीलिए जो है इसको अलग से सप्लीमेंट कर दिया जाता है। और बहुत ज्यादा अगर किसी को फोलेट की डिफिशियंसी है, बहुत सीवियर फोलेट डिफिशियंसी है, तो वो इनफर्टिलिटी हो सकती है उसको, है ना? इनफर्टिलिटी या इवन स्टेरिलिटी भी हो सकती है। अब फोलिक एसिड कुछ एंटागोनिस्ट भी होते हैं, फोलिक एसिड के कुछ एंटागोनिस्ट भी होते हैं। इसमें एक कोट्राइमोक्साजोल,
कोट्राइमोक्साजोल है, इसके अलावा पायरीमेथामाइन। अगर इनको अर्ली प्रेगनेंसी में दे दिया गया, ये क्या है, ये फोलेट एंटागोनिस्ट है, अगर इनको अर्ली प्रेगनेंसी में दे दिया गया तो ये एबॉर्शन या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन काज कर सकते हैं। ठीक, अगर अर्ली प्रेगनेंसी में कोट्राइमोक्साजोल पायरीमेथामाइन ये यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो है फोलेट एंटागोनिस्ट है, तो ये एबॉर्शन या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ये भी काज कर सकते हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? हेल्दी एडल्ट्स में 200 माइक्रोग्राम पर डे सफिशियंट है। प्रेगनेंसी के दौरान 500 माइक्रोग्राम पर डे, ड्यूरिंग लैक्टेशन 300 माइक्रोग्राम, और बच्चों में 80 से 120 माइक्रोग्राम, 80 टू 120 माइक्रोग्राम पर डे इज एनफ। ये इसकी विटामिन B9 या फोलिक एसिड की इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है नॉर्मली। तो फोलिक एसिड में सबसे खास बात जो आपको याद करनी है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। दूसरे इसका फंक्शन क्या है? मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड या क्रोमोसोम की सिंथेसिस करना। अब इसी से बहुत करीब, मतलब ये कह लीजिए कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामाइन, यानी विटामिन B12 जिसको हम कहते हैं। B12 अदर विटामिन में ये थोड़ी सी डिस्टिंग्विश फीचर वाली हो जाती है, क्योंकि इसमें एक अलग से कोबाल्ट एटम भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। विटामिन B12 में ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हो जाता है, साथ क्यों, क्योंकि ये कोबाल्ट एटम जो है इसमें ऐड होता है, इसीलिए इसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड विद ए कोबाल्ट एटम। और जो थेरोपेटिकली यानी डेली यूज में जो प्रिपरेशन हम यूज करते हैं उसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं। अब विटामिन B12 काम क्या करता है? B12 जो है सबसे बड़ा काम ये करता है कि ये जो फोलिक एसिड या जो फोलेट है ये इसको हेल्प करता है। क्या करता है? इसके साथ कोऑपरेट करता है, B9 के साथ। B9 की हेल्प करता है या उसके साथ कोऑपरेट करता है, क्यों, क्योंकि B9 का एक काम क्या था? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए की सिंथेसिस, क्रोमोसोम बनाना या न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस सब सेम ही है ना? तो उसकी सिंथेसिस में, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इसमें हेल्प कराता है B12 जो है B9 की। दूसरे ये भी आप जानते हैं कि अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है तो एनीमिया हो जाती है, यानी मैचुरेशन फैक्टर का काम ये भी करता है B9 के साथ मिलके, जो ब्लड सेल्स है उनको मैच्योर करवाता है। अब इसका एक अलग बायोकेमिकल रोल है, इसका B12 का एक अलग बायोकेमिकल रोल ये है कि जो B12 होती है ये तभी एब्जॉर्ब होगी जब गट में या स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकल के आ रहा है? स्टमक से। और इसकी प्रेजेंस जरूरी होगी, मतलब चाहिए ही चाहिए, तभी जाके B12 जो है वो एब्जॉर्ब होगा। और B12 एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? इसका साइट एब्जॉर्प्शन का, इसका साइट क्या? टर्मिनल आइलियम। देखिए इसको समझिएगा, टर्मिनल आइलियम से इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब इंट्रिंसिक फैक्टर निकल के आएगा। कहाँ से? स्टमक से निकल के आएगा। तो मान लीजिए अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी है, किसकी डिफिशियंसी है? इंट्रिंसिक फैक्टर की, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है, तो जब ये एनीमिया डेवलप होगा इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से, तो ये इस एनीमिया को हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया। इसको हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया। ना किसी को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम अगर है तो वहाँ पे परनीशियस एनीमिया डेवलप होती है। जैसे सिलियाक डिजीज अगर किसी को हो रही है तो वहाँ पे जो एनीमिया डेवलप होगी वो परनीशियस एनीमिया होगी। क्यों? क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है, ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उसमें से B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होगा टर्मिनल आइलियम से। और डिफिशियंसी किस चीज की हो रही है? इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हो रही है, तो ऐसे में परनीशियस एनीमिया होगा। अदरवाइज मान लीजिए इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद है, उसके अलावा B12 किसी और वजह से नहीं मिल रहा है, B12
किसी और वजह से नहीं मिल पा रहा है, तो B9 की भी डिफिशियंसी थी, B12 की भी डिफिशियंसी अब हो रही है, तो वहां पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। थोड़ा सा ये माइनर सा डिफरेंस है। इंट्रिंसिक फैक्टर की एब्सेंस में जो एनीमिया होगी वो परनीशियस एनीमिया होगी। अदरवाइज साइनोकोबालामाइन या B12 की डिफिशियंसी, B9 की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। और टोटल बॉडी में जो स्टोर होता है विटामिन B12 का, वो होता है 4 मिलीग्राम। टोटल स्टोर इतना ही है, 4 मिलीग्राम का स्टोर होता है पूरा, पूरे ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से अकेले 2 मिलीग्राम जो होता है वो लीवर में है। 2 मिलीग्राम ओनली इन लीवर, और बाकी जो रेस्ट 2 मिलीग्राम है, ये बॉडी के किसी भी हिस्से में पाया जा सकता है, एल्सवेयर। मतलब हमारे पूरे जिस्म में कहीं पे भी ये 2 मिलीग्राम हो सकता है, और 2 मिलीग्राम जो है वो सिर्फ लीवर में होता है। टोटल बॉडी स्टोर जो इसका है 4 मिलीग्राम का होता है ना। लेकिन अब 4 मिलीग्राम कहने को तो बहुत कम है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से होती है। इसकी रिक्वायरमेंट जो माइक्रोग्राम में होती है। तो ये जो 4 मिलीग्राम है ना, ये भी बहुत सफिशियंट होते हैं। यूजुअली जो है इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयर होती है। अगर रेयर होती है, लेकिन होती कब है, अगर किसी को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो या इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी हो, तब होती है। अब ये इसके सोर्सेज हैं। देखिए, दो ऐसे विटामिन आपको मिलेंगे जिनका जो सोर्स है वो नॉन वेज सोर्स है। कहने का मतलब ये है कि अगर डाइट में सिर्फ कोई वेजिटेरियन है तो उसमें ये जो डिफिशियंसी पाई जा सकती है। एक तो विटामिन B12 है, लीवर, किडनी, मीट, फिश, मिल्क, चीज है ना, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, वही इसके रिचेस्ट सोर्स है B12 के। और एक और विटामिन थी जिसका सोर्स कोई वेजिटेबल सोर्स नहीं था। फैट सॉल्युबल विटामिन में जाइए, है ना, विटामिन डी। इसका भी कोई वेजिटेबल सोर्स नहीं होता है। और दूसरा क्या है, B12, इसके भी टोटल एनिमल सोर्स है, लीवर, किडनी, मीट, फिश, मिल्क, चीज। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, एक तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, दूसरे परनीशियस एनीमिया है। स्पाइनल कार्ड में डीमाइलिनेटिंग लीजन्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती, उसके नतीजे में डीमाइलिनेशन का एक प्रोसेस है, वो बहुत तेज हो जाता है इसकी डिफिशियंसी से। फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल एडल्ट में 1 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा इंक्रीज हो गई 1.2, लैक्टेशन में 1.5, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में 0.2 माइक्रोग्राम। इतनी इसकी जरूरत पड़ती है थ्रू आउट द डे। तो इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयर है। और 4 मिलीग्राम का ये जो रिजर्व होता है ह्यूमन बॉडी में, ये सफिशियंट है अगर बाकी और चीजें नॉर्मल फंक्शनिंग में है। लेकिन अगर किसी को सिलियाक डिजीज है या इंट्रिंसिक फैक्टर की एब्सेंस है, तो वहां पे डिफिशियंसी जो है वो पाई जा सकती है। ये साइनोकोबालेमाइन का। तो बी ग्रुप के तमाम विटामिन हो गई। अब विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड ना, ये भी क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि मोस्ट सेंसिटिव विटामिन है टू हीट ना। यानी थोड़ी सी भी अगर इसको हीट मिल जाए तो ये डीनेचर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका रोल क्या है, इट इज ए पोटेंट ऑक्सीडेंट, है ना। विटामिन सी एज एन ऑक्सीडेंट इसका यूज होता है, एंटी एजिंग फैक्टर है, नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन के लिए जरूरी है। दूसरे जो है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है ना, आयरन के एब्जॉर्प्शन को ये फैसिलिटेट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो फेरिक आयन है इनको रिड्यूस करता है किसमें, फेरस फॉर्म में, और फेरस फॉर्म में ही एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो जो वेजिटेबल फूड्स होते हैं उसमें जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फेरिक आयन में होता है, फेरिक फॉर्म में होता है। तो विटामिन सी जो क्या करता है, वेजिटेबल फूड्स के जितने भी फेरिक आयन होते हैं उनको फेरस आयन में ये कन्वर्ट कर देता है, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इजिली हो जाता है। ये इसका मेजर फंक्शन है ना। मोस्ट सेंसिटिव विटामिन टू हीट, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। अब अगर कोलेजन बना रहा है तो कोलेजन की जरूरत कहाँ पे होती है, ब्लड वेसल्स है, कनेक्टिव टिश्यूज है, बोन्स है, यहाँ पे जो बोन्स और कार्टिलेज है, यहाँ पे कोलेजन की जरूरत पड़ती है।
अगर विटामिन सी की एब्सेंस है तो जाहिर सी बात है फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा होंगे, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, क्योंकि कोलेजन मैट्रिक्स नहीं बन पा रहा है, तो जो इंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो उतनी मजबूत नहीं हो पाती। डिफिशियंसी अब देखिएगा, स्कर्वी, इसकी जो डिफिशियंसी होती है विटामिन सी की, एक ही डिफिशियंसी है, नॉन डिफिशियंसी, दैट इज स्कर्वी। स्कर्वी में क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या साइंस है? Gum bleeding. हाँ, सबसे कॉमन जो है वो ब्लीडिंग इन गम्स। ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग इन गम्स, है ना। इसके अलावा स्किन और जॉइंट्स है, वहां पे भी ब्लीडिंग मिल सकती है, वुंड हीलिंग डिले हो सकती है, वीकनेस मिल सकती है। ये सारी कंडीशन स्कर्वी से, विटामिन सी की डिफिशियंसी से रिलेटेड है। रिक्वायरमेंट्स कितनी है एडल्ट्स में? 40 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी की जो जरूरत पड़ती है। और इसका जो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का या एस्कॉर्बिक एसिड का रिचेस्ट सोर्स क्या है? Citric food. सिट्रिक फ्रूट तो ऐसे वो लोग हैं। अब उसमें सिट्रिक फ्रूट बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया है, ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं बताई है। रिचेस्ट सोर्स इसका क्या होगा और आपको दिखाऊंगा। लेमन। ये सब लोग मतलब आप लोग पढ़ के भूल जाते हैं ना, कहानी यही है कि आज देख लिया उसके बाद चलो हो गया काम खत्म। यहाँ पे शायद ने पढ़ा था यह है Amla. आंवला, इंडियन गूसबेरी ना, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, तो रिचेस्ट सोर्स क्या है? आंवला है, जिसको हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, फाइलेंथस एम्बेलिका, रिचेस्ट सोर्स। बाकी गुआवा है, सेकंड नंबर पे आता है रिचेस्ट सोर्स में। फर्स्ट जो है आंवला, सेकंड नंबर पे गुआवा। गुआवा इसमें भी अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है। 100 ग्राम गुआवा अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसमें 212 मिलीग्राम उसे मिल सकता है। और आंवला अगर 100 ग्राम कोई आंवला कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो फ्रेश आंवला हो या ड्राइड फार्म में हो, तो उसको 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, है ना। इतना ज्यादा इसको एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी मिल जाती है। डिफिशियंसी हो गई। रिक्वायरमेंट डेली कितनी है? 40 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से एस्कॉर्बिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल्स में एक मिनरल देखिएगा, कैल्शियम। अक्सर इसकी बात करते हैं, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है ना। बहुत है तो बहुत मेजर मिनरल है, जो चाहिए ही चाहिए बॉडी के लिए, है ना। टोटल बॉडी वेट जो हमारा होता है उसका 1.5 टू 2% जो है वो कैल्शियम का होता है। 1.5 टू 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम से होता है ना। बहुत मेजर एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। और अगर हम कहें कि बोन्स में, सिर्फ हमारे बोन्स में ही कितना परसेंट होता है इसका? 1.5 टू 2% टोटल बॉडी वेट कैल्शियम है। और इसमें से सिर्फ हमारी बोन्स में कैल्शियम कितना होता है? 98%। 98% जो सिर्फ और सिर्फ बोन्स में मिलता है। अब ये 98% कैलकुलेट कहाँ से किया गया? रफली ये माना गया कि 1.5 टू 2% जो टोटल बॉडी वेट जो कैल्शियम बन रहा है, उसके हिसाब से एक नॉर्मल एडल्ट में, ह्यूमन एडल्ट में, अगर वो 65 kg का है तो 1200 ग्राम जो है कैल्शियम होगा उसकी बॉडी में। कितना होगा? 1200 ग्राम कैल्शियम होगा ह्यूमन बॉडी में। और उस 1200 ग्राम में से 98% जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? बोन्स में, हड्डियों में पाया जाता है। अब इसका देखिए, इसका फंक्शन क्या क्या है कैल्शियम के लिए। इट इज अ वाइटल फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ, कंट्रीब्यूट टू देयर स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, है ना। इसके अलावा मसल कंट्रैक्शन में ये हेल्प करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। सेलुलर सिग्नलिंग या नर्व ट्रांसमिशन है, वहां पे इसका रोल है। ब्लड क्लॉटिंग, एंजाइम एक्टिवेशन एंड हार्मोन सिक्रेशन में भी कैल्शियम जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोर्सेज क्या है कैल्शियम के? मेजर सोर्स जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क, चीज, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा सार्डाइंस एंड सालमन फिश जो आती हैं,
ये भी कैल्शियम का रिच सोर्स है। और कुछ फूड है जो फोर्टिफाइड आते हैं, फोर्टिफिकेशन होता है ऑरेंज जूसेस में होता है, सीरियल्स में होता है, टोफू या प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव जो होते हैं, ये फोर्टिफाइड होते हैं ऑलरेडी कैल्शियम से। तो ये सारे क्या है, कैल्शियम के सोर्सेज हैं। अब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो विटामिन डी लेवल, विटामिन डी लेवल अगर अप्रोप्रिएट है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी अप्रोप्रिएट तरीके से होगा। इसके अलावा HCl का अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। और दूसरे जो है डाइटरी कंपोनेंट्स, यानी हम क्या क्या ले रहे हैं, किस में जिसमें रिच सोर्सेज हैं या नहीं है, तो ये सारे जो है वो इसके एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। विटामिन डी कैसे हेल्प करता है इसके एब्जॉर्प्शन में? बाय द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स की ये सिंथेसिस करता है जो कैल्शियम से बाइंड होकर इसको एब्जॉर्ब करते हैं। फूड में अगर कैल्शियम है भी, तो जब तक कि HCl प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तब तक वो फूड से ब्रेक डाउन होके नहीं निकलेगा, उसका ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, वहां से रिलीज ही नहीं होगा ना। और कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स ऑक्सलेट एंड फाइटेट्स हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करते हैं। डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? कैल्शियम डिफिशियंसी खास बात यह कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें वीक और ब्रिटल बोन्स हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। इट में आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, ये इसी से रिलेटेड है, खासतौर से ओल्डर एडल्ट्स में फ्रैक्चर बहुत कॉमन हो जाता है क्योंकि बोन्स जो है बहुत ज्यादा वीक है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है। मसल क्रैम्प्स बहुत कॉमन है, कैल्शियम की डिफिशियंसी में होता है ना, बहुत कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा अगर कैल्शियम इंटेक इनसफिशियंट है तो डेंटल प्रॉब्लम्स भी काज कर सकता है। कैल्शियम की नॉर्मल जरूरत कितनी पड़ती है पर डे? एडल्ट्स में 600 मिलीग्राम पर डे, और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में जस्ट डबल कर दीजिए, 1200 मिलीग्राम पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ना। और नॉर्मल एडल्ट्स में 600 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है। अब एक और देख लीजिए, जिंक डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, ये भी एक अच्छा खासा मिनरल है। ग्रोथ फेलियर होगी, सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म, यानी सेक्सुअली जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएगा। इम्यूनिटी स्टेटस जो उसका खराब हो जाएगा, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी होगी। इंसुलिन सिंथेसिस कम हो जाएगी, वुंड हीलिंग में दिक्कत करेगा ना। लॉस ऑफ टेस्ट, ये एक बहुत अच्छा फीचर है, लॉस ऑफ टेस्ट ना, जिसको एग्यूसिया कहते हैं। लीवर डिजीज में हिपेटोमेगैली, स्प्लेनोमेगैली या पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इस वजह से होती है जिंक डिफिशियंसी में कि फोलिल ग्लूटामेट है ना, ये एक एंजाइम है जो फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करती है ना। तो अब ये फोलिल ग्लूटामेट जो है इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। अब आइए मैटरनल जिंक डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए मदर को जिंक की डिफिशियंसी है तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ना, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन स्पेशली एनेंसेफेली, LBW लो बर्थ वेट, IUGR ना, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, एंड प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। ये मैटरनल जिंक डिफिशियंसी। अच्छा, इतनी सारी चीजों के बाद जिंक डिफिशियंसी में एक चीज अभी भी अधूरी है, एक डर्मेटाइटिस से रिलेटेड फीचर डेवलप हो जाता है जिंक की डिफिशियंसी से। डायरिया वगैरह सब होता है उसमें, नहीं पता। एक्रोडर्मेटाइटिस इंटेरोपैथिका उसको कहते हैं। ये भी जिंक की डिफिशियंसी से होता है, बहुत कॉमन है ये। और क्वेश्चन में हो सकता है ये सारी चीजें ना पूछ के सिर्फ यही पूछ दे कि एक्रोडर्मेटाइटिस इंटेरोपैथिका किसकी डिफिशियंसी से होता है। ये जिंक की डिफिशियंसी से होता है, एक्रोडर्मेटाइटिस इंटेरोपैथिका। तो ये जो विटामिन का पूरा खत्म हो गया आज। हमने फैट सल्यूबल और वाटर सल्यूबल दोनों तरीके के विटामिन हमने पढ़ लिए। एक इसका लेक्चर और रहेगा न्यूट्रिशन से